नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका एमसीक्यू सीरीज में। इस बार की वीडियो में साइंस की एमसीक्यू सीरीज लेके हाजिर हूं। और जो मैं इस बार डिस्कशन कर रहा हूं वो 2024-25 का जो सैंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसका एमसीक्यू है। देखो, इसी सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस करके डाल चुका हूं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके आप उसे देखें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है academy_math_science। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक उदाहरण आपके सामने दिया गया है, लेड नाइट्रेट का, और हमसे कहा गया है पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, हमें इसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बैलेंसिंग करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूंगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं लेड नाइट्रेट पर 2, तो ऑक्सीजन मेन यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। उस 12 को बैलेंस करने के लिए मैं अगर यहाँ पर लेड क्योंकि 2 हो गए तो मेरे को यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, और 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर बचता है 4। तो 2 2 4 2 2 4, यानी ए इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखना। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो ये ब्राउन फ्यूम्स के रूप में निकलती है। तो क्वेश्चन अगर हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राउन कलर की गैस निकली है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही है कैसे पहचानोगे, तो ब्राउन फ्यूम्स के रूप में पहचानेंगे। ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन टाइप ऑफ रिएक्शन पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच का क्वेश्चन है। मैच में कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए हैं, देखते हैं। कह रहा है मेटल जो एम्फोटरिक ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटरिक ऑक्साइड के 2 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, एल्यूमिनियम और जिंक। आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम उदाहरण में दिया गया है, तो एल्यूमिनियम से मैच हो जाएगा। मतलब पहले वाले का थर्ड होगा, यानी ये ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा कहता है मेटल जो मेल्ट हो जाता है पाल्म पे, हथेली पे, तो हथेली पे पिघल जाने वाले जो आपके मेटल हैं वो है गैलियम और सीजियम। ठीक है, तो गैलियम यहां दिया गया है, तो इसका ये हो गया। और जैसे ही आपको 2 ढंग के मिल गए, आपको पता लग गया कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, बी। बाकी मैं आपको सी भी बता देता हूं। मेटल जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो है मैंगनीज। अच्छा, ये मत सोचना कि दूसरे मेटल रिएक्ट नहीं करते। जनरली क्या है कि मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता। इसलिए ये क्वेश्चन यहां दे देता है कि मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्ट करते हैं वो 2 हैं जो हाइड्रोजन गैस देते हैं, एक मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो यहाँ मैग्नीशियम भी होता तो उसको हम आंसर मारते हैं, तो ध्यान रखना। और लास्ट एक मेटल जो डिस्प्लेस नहीं कर सकता किसको, हाइड्रोजन को एसिड से, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और यहाँ पर दिख रहा है वो गोल्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द मैच बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आपके सामने सेटअप दिया गया है, बैटरी लगाई गई है। बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर ये सॉल्यूशन होगा क्या? देखो भाई, नाइट्रिक एसिड है, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो अगर ये होता तो ये तो होगा नहीं। H2SO4 अगेन एक एसिड है, एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगेन आता है CO2। बच्चों के दिमाग में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। बट मैं स्टिल आपको बता दूं कि पानी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, वेरी वीकली करता है, बहुत कम करेगा लेकिन कर लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद एक ही बच जाता है, डेट इज बी। बी है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल कंपाउंड होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो इसका राइट आंसर है बी। डी आंसर नहीं है, ध्यान रखना है, मैंने क्रॉस ऑलरेडी लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन ए फेनोप्टलीन का कलर पिंक कर देता है। ध्यान रखना, फेनोप्टलीन का कलर अगर पिंक हो रहा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और जैसे ही मैं उसमें ऐड करता हूं एक दूसरा सॉल्यूशन बी, तो कहता है ए में जैसे ऐड करता हूं पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। अगर ये पिंक कलर डिसअपियर हो रहा है तो इसका मतलब है आपने उसमें एसिड मिलाया है। तो इसका मतलब ए क्या है, एसिडिक। ओ सॉरी, ए क्या है, बेसिक, और बी क्या है, एसिडिक। तो कह रहा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? भाई ए स्ट्रांगली बेसिक, चलो मान भी लेते हैं, तो बी वीक बेस है, बिल्कुल गलत बात है। ए स्ट्रांगली एसिड हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रांगली एसिड होता तो पिंक कलर होता नहीं। ए का पीएच लेस देन 7 हो नहीं सकता क्योंकि वो बेस है, तो ऑप्शन क्या बचता है, सी, कि ए का पीएच ग्रेटर देन 7 है। आपको पता है अगर पीएच ग्रेटर देन 7 तो सॉल्यूशन कैसा, बेस, और पीएच लेस देन 7 तो सॉल्यूशन कैसा, एसिड।
और मैं जानता हूं ए बेस था और बी एसिड, तो बी इज द सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है जब 50 ग्राम लेड पाउडर को ऐड किया गया 300 ml ब्लू कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कुछ घंटों के बाद सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। ये किसका उदाहरण है? आपको पता होना चाहिए लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। तो अगर एक हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो उसको डिस्प्लेस करेगा, रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई तरह की गुंजाइश आपको होनी नहीं चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 एलिमेंट के दिए गए हैं। एक्स का दिया गया है 287, वाई का दिया गया है 282 और जेड का दिया गया है 2,8। गिवन ऑप्शन में से क्या सही है? मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ध्यान दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है तो ये क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है तो ये मैग्नीशियम है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 तो ये एक नोबल गैस नियोन है। हमसे पूछा कि वाई और जेड मेटल है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है। वाई और एक्स नॉन मेटल है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है। एक्स नॉन मेटल है और वाई मेटल है, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एंडोथर्मिक का एग्जांपल कौन सा है? आपको पता होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए या जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़े। अब हम जानते हैं कि जब कैंडल बर्न होता है तो हीट निकलती है, तो जब हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सो। किसी भी वेजिटेबल मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें से भी हीट इवॉल्व होती है। सोडियम की रिएक्शन एयर में, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, आग पकड़ लेता है क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक। तो भाई अगर आपको 3 एक्सोथर्मिक दिख रहे हैं तो चौथा क्या होगा? कुकिंग ऑफ फूड, हीट देनी पड़ेगी। तो हीट देनी पड़ेगी तो ये किसका उदाहरण है? एंडोथर्मिक का। तो राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू क्वेश्चन इज बी। 8वें क्वेश्चन में कहा गया ड्यूरिंग सेल्यूलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एटीपी प्रोड्यूस होता है। कमेंट करके बताइए कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। along with the formation of other product, इसी रिएक्शन में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। which of the following event is associated with production of maximum ATP? कौन सा इवेंट इन चार में से उससे संबंध रखता है जब एटीपी मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम प्रोड्यूस होंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? हम जानते हैं कि जब एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और होता कहां है? ह्यूमन सेल्स में, तो बनता है CO2, वाटर वेपर, वाटर, और 38 एटीपी एनर्जी बनती है। तो ये होगा कहां? ह्यूमन सेल्स में, और होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बनेगा CO2। ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड अगर बन रहा है तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प आएंगे। इथेनॉल बन रहा है, या ये जो दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन एनारोबिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। CO2 तो बनता ही है, साथ में इथेनॉल बनता है, और एनर्जी बनती है केवल 2 ATP। इसी प्रोसेस को दूसरे सेंस में पूछ सकता है, फर्मेंटेशन। ध्यान, किण्वन बोलते हैं हिंदी में। भाई साहब 9वां क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक साधारण मानव के अंदर जब रक्त का संचारण होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप होता है सारी बॉडी में किस स्टेज पर होता है? देखो, जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पंप मारेगा वेंट्रिकल में, लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां जाता है? बॉडी पार्ट्स में। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी। अब आप मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम को क्या कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? कमेंट करके उन दो वर्ड को बताइए, प्रोसेस का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, हर्बीवोर्स में डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में कौन हेल्प करता है? क्या ऐसा हर्बीवोर में अडॉप्ट किया गया है? हर्बीवोर्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में उनकी हेल्प करता है? आपको पता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इजी नहीं है, इसीलिए हर्बीवोर्स के स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर क्या होता है? फाइनल डाइजेशन होता है, ये जनरली क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू द कार्निवोर। गिव रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हर्बीवोर के स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर से
बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि सेल्यूलोज का डाइजेशन में उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो गिव रीजन का भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि देयर वाज ए सेरेबेलर डिसफंक्शन इन ए पेशेंट। एक मरीज में सेरेबेलर डिसफंक्शन का मतलब है जो उसके हिंड ब्रेन का पार्ट सेरेबेलम है वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा, उसकी वजह से कौन सी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी? हम जानते हैं सेरेबेलम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बॉडी पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने को है, तो उसकी वजह से ये फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है कहता है कि स्नेल जो होता है इंडिविजुअली कैन बिगिन लाइफ कर सकता है एज ए मेल के रूप में, इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करते हुए वो अपने आप को फीमेल के रूप में भी ग्रो कर सकता है। जैसे वो ग्रो होगा वो अपने आप को फीमेल बना लेगा, मतलब पैदा हुआ जब उसने अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करी तो मेल था, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को फीमेल की तरह भी वो ग्रो कर सकता है। क्यों भाई? ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करके वो अपने जेंडर को मेल से फीमेल में चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि उस जीव का जेंडर जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है। जेनेटिकली डिटरमाइंड होने का मतलब यह है कि उसका जेंडर इनहेरिटेड नहीं है, जैसे हम में है कि हम जब पैदा हुए तभी डिसाइड हो जाएगा हमारा जेंडर कि बॉय है या गर्ल, बाद में डिसाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सेक्स यानी कि जेंडर इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर एक रे, कॉनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए जिसका इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो मैंने लिया, मान लो इसको नाम दे दिया एम एन, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको सेंटर पॉइंट को मेरे बच्चों पोल कहते हैं। ये जो लाइन मैंने खींची है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहां पर एक पॉइंट होता है फोकस जहां पे लाइट कन्वर्ज होती है, और क्योंकि ये एक स्पेरिकल मिरर है तो ये कुछ इस तरीके का मिरर रहा होगा, तो इसका एक सेंटर रहा होगा जिसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ये बेसिक चीजें बता दी। अब वो कह रहा है कि कॉनकेव मिरर पर अगर एक रे की लाइट इंसिडेंट हुई तो किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर जीरो। अब जिनको रूल याद है उनको पता होगा कि अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ रही है मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर क्या है? जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी है कि अगर एक रे पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इंसिडेंट हो रही है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, और एंगल आई बराबर एंगल आर है तो रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, इसलिए जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस चली गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक बहुत ही सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। व्हाइट लाइट आई है, इस ग्लास प्रिज्म से पास कर रही है, हम जानते हैं ग्लास प्रिज्म से पास करती है तो ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से रिफ्लेक्शन तो होता ही है, साथ में एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ग्लास प्रिज्म क्या करता है? सन की व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ देता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि उसने पूछा है कि ए और बी का कलर कॉम्बिनेशन क्या है। ध्यान रखना नीचे से बनता है विबग्योर, नीचे से बनता है विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो भैया सबसे ऊपर वाला रेड और सबसे नीचे वाला जो मेरे भाई आपका बनेगा वो बनेगा वॉयलेट। देखो ए में रेड ये रहा और बी में वॉयलेट, तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही है। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका, ध्यान रखना। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए स्टेटमेंट में इनकरेक्ट क्या है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एनर्जी अवेलेबल जो है वो प्रोड्यूसर के लेवल पे वो मैक्सिमम होता है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि यही ट्रांसफर करते हैं। देखो एक लॉ होता है 10% लॉ जो ये कहता है कि प्रोड्यूसर्स के बाद जिस भी लेवल पे एनर्जी जाएगी सिर्फ 10% एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर। लेकिन ध्यान रखना प्रोड्यूसर सनलाइट का 1% एनर्जी ही कन्वर्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बी कहता है इट इज यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ओन रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है करेंगे। इट यूटिलाइज 10% ऑफ लाइट एनर्जी, बिल्कुल गलत बात है। 10% लॉ प्रोड्यूसर्स पे लागू नहीं होता, लेकिन हाँ उन्होंने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसका 10% वो ट्रांसफर करते हैं। कई बच्चे इस सी और डी में भड़क जाएंगे, गलत करके आएंगे। भाई यहाँ ट्रांसफर लिखा है 10% ऑफ द लाइट एनर्जी वो ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, ध्यान रखना ये एकदम सही है। उसने हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इसका ऑप्शन भी सी ही होगा, बिल्कुल ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16,
कौन सा इनमें से डिकम्पोजर का रोल नहीं है इकोसिस्टम में? रोल नहीं है। नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल ये एक रोल है, सॉइल को रिप्लेनिशमेंट करने का काम है डिकम्पोजर का। वेस्ट डिकम्पोजिशन भी करता है, डेड रिमेन को भी तोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन की इनरिचमेंट एटमॉस्फेयर में ये नहीं करते, ये नाइट्रोजन की करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी एकदम सही आंसर होगा। डिकम्पोजर्स का ये रोल नहीं है इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। आइए भाई असर्शन रीजन की झड़ी लगी हुई है, 4 क्वेश्चन बैक टू बैक। 17वें क्वेश्चन में कहा गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करने पर जिसमें सब्सटेंस एक्स है, एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई जो पॉप साउंड रिलीज करती है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम मेटल की रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करने पर बनाता है सॉल्ट और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन में उसने कहा कि इन दिस रिएक्शन में मेटल एक्स डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन के द्वारा। भाई बहुत ही बारीकी सा मतलब है, इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ये रीजन बिल्कुल गलत है, इसका ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखना। क्योंकि हाइड्रोजन के द्वारा मेटल डिस्प्लेस नहीं हुआ है, मेटल एक्स डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन अगर होता तो बिल्कुल सही हो जाता, तब इसका आंसर ओ ए हो जाता। एक वर्ड पे पूरा क्वेश्चन खेल हो गया, बिल्कुल ध्यान रखना। 18वें का आंसर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल और इन जर्म सेल इज नॉट सेम इन एनी ऑफ द स्पेसीज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं जर्म सेल्स कौन सा सेल डिवीजन, मियोसिस, और सेल कौन सा, मिटोसिस। लेकिन कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे ही दो जर्म सेल्स आपस में मिलते हैं तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अगर ह्यूमन का एग्जांपल लें तो स्पर्म में 23, ओवम में 23, दोनों मिलकर जब जायगोट बनाते हैं तो नॉर्मल सेल में कितने, 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसका मतलब इसका जो असर्शन रीजन है इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज बनाएगा बिहाइंड इट, बिल्कुल सही बात है, और बनाएगा वर्चुअल, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यानी असर्शन बिल्कुल सही है। लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ जो होती है वो कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ना ही ये इस रीजन जो है ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम जो है इसका आंसर मानेंगे बी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है बी, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स मिरर इमेज बना रहा है पीछे और बना रहा है वर्चुअल, तो ये इस बात से डिफाइन नहीं होगा कि उसकी फोकल लेंथ कहां है। तो इसका बी आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, कि अगर लाइंस को रिमूव कर दिया जाए एक आहार श्रृंखला फूड चेन से तो ये हमारी फूड चेन को इफेक्ट नहीं करेगा। भाई ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि अगर लाइंस को हमने रिमूव कर दिया, जैसे मान लो एक ट्रॉपिक लेवल ले लो, फूड चेन ग्रास, डियर और लायन। अब अगर लायन ही रिमूव हो गए तो डियर की पॉपुलेशन ग्रो करना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा तो है ही नहीं कि किसी भी फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो असर्शन गलत है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में, हर वीडियो में बोल रहा हूं, अगर दोनों में से कोई एक आपको दिख जाए जो गलत है तो दूसरा ऑब्वियसली सही होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ध्यान रखना, पहले वाले असर्शन रीजन का सी, फिर ए, फिर बी और फिर डी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैथ की सीरीज या साइंस की सीरीज अब चलती रहेगी जब तक बोर्ड के पेपर है। धन्यवाद। जय श्री राम।